हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी का और नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणुओं के निर्माण को हम शुक्राणु जनन के नाम से यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और हम इसके बारे में 3 चीज़ें देखेंगे कि शुक्राणुओं का निर्माण कब, कहाँ और किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये शुक्राणु है क्या और ये कहाँ बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं। इन सारी चीज़ों का हम एक डिटेल स्टडी आज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, शुक्राणु पुरुषों में पाए जाते हैं। पुरुषों में ये एक प्रकार के युग्मक हैं जिनका निर्माण पुरुषों में एक अवस्था के बाद में प्रारंभ हो जाता है। तो ये शुक्राणु, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण होता कब है। हम 3 चीजें देखेंगे इसमें कि शुक्राणुओं का निर्माण कब होता है, और दूसरा कहाँ होता है, और तीसरा है कैसे होता है। ये 3 पॉइंट हम सभी को आज देखने हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं शुक्राणुओं का निर्माण कब प्रारंभ होता है, तो ये युवावस्था में आप सभी को देखने के लिए मिलता है। जब भी युवा अवस्था आती है, 12 से लेकर के 14-15 साल तक की जो अवस्था है, युवा अवस्था में शुक्राणुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये कहाँ पर होता है। देखिए, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जिनको हम टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। अब ये वृषण जो होते हैं, इन वृषण के अंदर होती हैं शुक्र जनन नलिकाएं। इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू कब होता है, तो ये युवावस्था में प्रारंभ होता है। और कहाँ पर होता है, तो इनका निर्माण वृषण में होता है। कहाँ हम लिखेंगे, वृषण के अंदर इनका निर्माण होता है। ये वृषण पुरुषों में दोनों जंघाओं के मध्य स्थित होते हैं, एक जोड़ी होते हैं ये, जहां पर ये शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब दूसरी बात ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये कैसे इनका निर्माण होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसका निर्माण कराते हैं। आइए हम जान लेते हैं। अब देखो, इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो पुरुषों में पाए जाने वाले वृषण होते हैं, उन वृषण में पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाएं। देखो, नाम से ही एकदम स्पष्ट हो जाता है। शुक्र का मतलब शुक्राणु, जनन का मतलब उत्पन्न करने वाली, और नलिकाएं छोटी छोटी पाइप के आकार की नलिका आकार संरचनाएं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, उनको शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। अब देखो, जब जनन नलिकाएं हैं तो इनमें जनन कोशिकाएं भी तो पाई जाएंगी। तो बिल्कुल इसके अंदर क्या होती हैं, जनन कोशिकाएं। इनको हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनल एपिथेलियम से डिराइव्ड होती हैं, आगे डिफरेंशिएट होकर के ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती है और स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है, और यही स्पर्मेटोसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे चल के शुक्राणु का निर्माण करते हैं। हम इसको डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। इनका पोजीशन एग्जैक्टली होता कहाँ पर है और ये किस प्रकार अरेंज होती हैं और ये किस प्रकार पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर 2 टेस्टिस लिए हैं ऐसे समझने के लिए। ये 2 टेस्टिस हैं, और अगर इस टेस्टिस को आप इसका सेक्शन काटोगे, एलएस सेक्शन, तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ये छोटे छोटे इसमें कोष्ठक होते हैं, और इन्हीं कोष्ठकों के अंदर ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं, इन्हीं को हम कहते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या बोलते हैं हम इनको, शुक्र जनन नलिका। ये जो आपको दिखाई दे रही संरचना है ना, इनको शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतना कॉइल्ड क्यों होता है, ये इतनी घनी क्यों है। देखिए, आप लोग जब ट्रैवल करने जाते हो तो आपके पास में ढेर सारा लगेज होता है। टॉयलेटरीज होती हैं, क्लॉथिंग्स होती हैं, हमारा अंडर पैंट्स होते हैं, हमारे फॉर्मल वेयर्स होते हैं। तो उन सभी को हम अरेंज करके रखते हैं ना, कपड़ों को तह लगा करके रखते हैं। तो फोल्ड करके जब आप चीज़ों को रखते हो तो थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी प्रकार से टेस्टिस छोटे होते हैं, जो वृषण हैं वो छोटे होते हैं, और उन छोटे से स्थान में हमको बहुत बड़े आकार को रखना है। तो उनको कॉइल ऐसे कर देंगे, जब हम मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद छोटे से स्थान में हम बहुत सारे लंबाई के भाग को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए कॉइल होती हैं। 2 चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होता है और ये हाईली कॉइल्ड होती हैं। दूसरी चीज, एक और कॉइल संरचना होती है, इसको आप अधिवृषण के नाम से जानते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, अधिवृषण।
अधिवृषण, ये दोनों नाम आप सभी को याद रखने हैं और यही नाम आपको आगे चल के अभी काम देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था ना, कब होता है तो युवावस्था में होता है, कहाँ पर होता है तो वृषण में होता है, और कैसे होता है इसको हम देखेंगे अपने अगली स्लाइड में। देखिए, आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम किसका है? ये एक शुक्र जनन नलिका का डायग्राम है। इसका अगर हम 30 सेक्शन काटेंगे ऐसे, तो हमें कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देंगी। आपको मैंने बताया था कि शुक्र जनन नलिकाओं में स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, जहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मतलब इनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें 46 है तो 46 ही यहाँ पर होगा। इसको हम 2n यानी द्विगुणित अवस्था कहते हैं। अब देखो, जितनी भी जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्यों अर्धसूत्री विभाजन होता है? क्योंकि उनको उनका जो प्लॉइडी है उसको घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए यहाँ पर मियोसिस होगा। प्रथम मियोसिस होता है तो यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होंगी? ये अगुणित होंगी। ठीक है, इनमें आधा हो जाएगा इनका प्लॉइडी, और ये आगे चल करके फिर क्या बनाती हैं? आगे चल के छोटे छोटे से स्पर्मेटिड्स बनाती हैं जो कि इमैच्योर होते हैं, पूरी प्रकार से परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़े समय के बाद में ये परिपक्व होकर के, मतलब इनमें प्रॉपर एक फ्लैजिला आ जाता है। पूंछ के आकार की जो संरचना है ना, अगर हम यहाँ पर एक स्पर्म बनाते हैं ऐसे, अगर हम यहाँ पर एक स्पर्म बनाते हैं तो ये जो आपको पूंछ के आकार की संरचना दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं फ्लैजिला। ये इनका नेक का रीजन हो जाता है और ये इनका हेड का रीजन हो जाता है। तो प्रॉपरली पूरा जो शुक्राणु है वो बन करके कहाँ जाता है? मैच्योर हो जाएगा और वो जाता है सर्टोली कोशिकाओं में धंसा रहता है। कहाँ पर धंसा रहता है? सर्टोली कोशिकाओं में। ठीक है, और जब सर्टोली कोशिका से छूटता है और टेस्टिस के ल्यूमेन में जाता है, वृषण के ल्यूमेन में जाता है, इस घटना को हम स्पर्मिएशन नाम देते हैं। इसी से जुड़े 2-3 शब्द और हैं। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो जब कोशिकाओं का निर्माण होगा तो उसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का नाम देते हैं। जब ये स्पर्मेटिड से छोटे छोटे स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन जब ये सर्टोली सेल से बाहर जाते हैं टेस्टिस के ल्यूमेन में तो इस घटना को हम स्पर्मिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इनका संरचना होता है और ये किस प्रकार सिंथेसाइज्ड होते हैं। 2 चीजें आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि ये बन तो गए, लेकिन इनका कितने दिन में बनते हैं, है ना? कितना समय लगता है इनमें, कितना समय लगता है, और दूसरा ये कहां पर स्थित रहते हैं या इनका भंडारण कहां पर होता है। इनका भंडारण कहां पर होता है, इनको स्टोर कहां किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 74 दिन इसमें लगते हैं। शुक्राणु जनन में 74 दिन लगते हैं। और इनका भंडारण कहां पर होता है? तो अधिवृषण में इनका भंडारण होता है। अधिवृषण में इनका भंडारण होता है। अधिवृषण, वृषण के ऊपर पाई जाने वाली जो ये संरचना है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टेस्टिस है, तो टेस्टिस के ऊपर ये जो हाईली कॉइल संरचना पाई जाती है इसको हम अधिवृषण का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अधिवृषण का। ठीक है, तो ये रही आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के या शुक्राणु जनन का वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस की जानकारी के लिए टारगेट बोर्ड को सब्सक्राइब करें और लर्न विद टारगेट बोर्ड की इस सीरीज को फॉलो करते रहें ताकि आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय।